हाय एवरीवन, सो वी आर स्टार्टिंग अ न्यू टेक्स्ट बुक क्लास 8 की इंग्लिश की टेक्स्ट बुक हम स्टार्ट कर रहे हैं। सारे चैप्टर्स देखेंगे। यूनिट 1 के साथ स्टार्ट करते हैं। कंटेंट शीट है विट एंड विजडम। इसमें 3 पार्ट्स हैं। तो पहला देखने वाले हैं विट दैट वॉन हार्ट। विट मतलब क्या होता है? चतुराई, या फिर कह सकते हैं हाजिर जवाबी। ठीक है, चतुराई जिसने सबका दिल जीत लिया। तो कौन सी चतुराई है, किसके बारे में बात हो रही है, वो सब चीजें हम जानने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर को रीड करने से पहले यहाँ पर आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस दिए गए हैं कुछ, वो हम देखेंगे, है ना। चलिए देखते हैं। लेट अस डू दीज एक्टिविटीज बिफोर वी रीड। तो क्या करना है इस एक्टिविटी में? पहला है सेलेक्ट क्वालिटीज ऑफ अ पर्सन हु यूजेस विट फ्रॉम द बॉक्स गिवन बिलो। यहाँ पर जो वर्ड्स दिए हुए हैं इनमें कौन सी ऐसी क्वालिटीज हैं जो यूज की जाती हैं ऐसे लोगों द्वारा जो चतुराई दिखाते हैं। देन नाउ डिस्कस रीजन फॉर योर चॉइसेस ऑफ क्वालिटीज। जो भी आपने क्वालिटीज इसमें चुनी है उसका रीजन भी देना है कि आपने वो क्यों चुनी है क्वालिटीज। ओके, सो लेट अस जस्ट सी। सबसे पहले मैंने यहाँ पे आंसर लिखा है। जो वर्ड्स मेरे हिसाब से चतुर लोग यूज करते हैं वो है वाइज, क्लेवर, ह्यूमरस, ऑब्जर्वेंट, चार्मिंग, क्रिएटिव, देन कॉन्फिडेंट एंड एनर्जेटिक। ठीक है, तो ये सारे वर्ड्स आ जाएंगे। नाउ नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है वर्क इन पेयर्स एंड आंसर द रिडल। यहाँ पहेलियां दी गई हैं, इनके आपको आंसर्स देने हैं। ओके, सो and that are given below. Share the answers with your classmate and teacher. चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले है I can be a friend or a foe depending on how you use me. मैं दोस्त भी हो सकता हूँ, दुश्मन भी हो सकता हूँ, है ना। और ये डिपेंड करता है कि आप मुझे यूज कैसे करते हैं। आई कैन ब्रिंग बोथ जॉय एंड पेन, व्हाट एम आई। मैं खुशियां भी ला सकता हूँ और दुख भी ला सकता हूँ, तो मैं क्या हूँ? तो वर्ड्स, शब्द जो होते हैं, आप किस तरीके के शब्द यूज कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है कि सामने वाला खुश होगा या दुखी होगा, है ना। तो वर्ड्स। देन नेक्स्ट इज व्हाट इज ऑलवेज इन फ्रंट ऑफ यू बट कांट बी सीन। आपके सामने क्या है जो हमेशा आपके आगे है लेकिन आप देख नहीं सकते? फ्यूचर, भविष्य। ओके, नाउ नेक्स्ट है, यहाँ मैंने लिख दिए आंसर वैसे। आई कैन बी मेजर्ड बट आई कैन नॉट बी टच। मुझे नापा जा सकता है लेकिन मुझे टच नहीं किया जा सकता। मुझे खर्च किया जा सकता है बट आई कैन नॉट बी सेव, लेकिन मुझे सेव नहीं किया जा सकता। व्हाट एम आई? तो टाइम। टाइम को आप खर्च कर सकते हो, सेव नहीं कर सकते। व्हाट हैज टू बी शेयर्ड बिफोर यू कैन कीप इट। ऐसा क्या है जो आप शेयर कर सकते हैं किसी को बताने से पहले? तो है सीक्रेट। What has to be shared before you can keep it secret. ठीक, अब आगे देखते हैं। डिस्कस इन पेयर्स। सो वाई आर क्वालिटीज लाइक ह्यूमर एंड विट इंपॉर्टेंट इन पर्सन। किसी भी व्यक्ति में ये क्वालिटी की एक चतुराई हो, ह्यूमर हो, ये क्यों जरूरी है? सो इसका आंसर है ह्यूमर एंड विट हेल्प अ पर्सन हैंडल सिचुएशन स्मार्टली। अगर ह्यूमर है आपके पास, विट है आपके पास, तो कोई भी पर्सन कैसी भी सिचुएशन को स्मार्ट तरीके से हैंडल कर सकता है एंड रिड्यूस स्ट्रेस एंड कम्युनिकेट इफेक्टिवली। और स्ट्रेस को कम कर सकता है और कम्युनिकेशन उसका बहुत इफेक्टिव हो सकता है। Now, next is, why do you think kings and queens prefer to have witty people among their courtiers? जो राज दरबार होता है उसमें राजा और रानी ऐसा क्यों चाहते हैं कि जो विटी लोग हैं, चतुर लोग हैं, वो उनके आसपास रहें? So kings and queens preferred witty people because they could give clever advice. क्योंकि वो राजा या रानी को एक बहुत अच्छी एडवाइस दे सकते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व करने में हेल्प कर सकते हैं और एंटरटेन भी कर सकते हैं कोर्ट को। Then if you were asked to solve a disagreement between two people, what approach would you take? अगर दो लोगों के बीच में डिसएग्रीमेंट है, किसी बात को लेकर कहा सुनी है या मान नहीं रहे, अग्री नहीं कर रहे, तो आप उसको कैसे सुलझाओगे? तो इसका आंसर मैंने लिखा है, आप अपने हिसाब से लिखेंगे। आई वुड लिसन टू बोथ साइड, दोनों साइड को सुनेंगे, फिर अंडरस्टैंड द इशू, इशू क्या है उसको समझेंगे, एंड ट्राई टू फाइंड अ फेयर एंड पीसफुल सोल्यूशन। तब जाके कोई एक फेयर, अच्छा और शांतिपूर्ण तरीका सोचेंगे सुलझाने का। फिर फोर्थ क्वेश्चन है, हैव यू एवर बीन इन सिचुएशन वेयर अ स्मॉल मिसअंडरस्टैंडिंग लेड टू अ बिग प्रॉब्लम, हाउ वाज इट रिजॉल्व? सो कभी आप ऐसी सिचुएशन में रहे हैं जहां पर एक छोटी सी नासमझी, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई हो और उसकी वजह से बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई हो, आपने उसको कैसे सॉल्व किया? तो ये सब पे अलग अलग डिपेंड करता है। सो यस, अ स्मॉल मिसअंडरस्टैंडिंग कैन लीड टू अ बिग प्रॉब्लम, इट कैन बी रिसॉल्व बाय क्लियर कम्युनिकेशन। अगर आप साफ साफ बातचीत कर ले तो इनको सॉल्व किया जा सकता है, एंड अंडरस्टैंडिंग ईच अदर, और एक दूसरे को समझ के भी इसको सॉल्व किया जा सकता है। ओके, सो विद दिस वी आर डन विद द स्टार्टिंग पार्ट के जो ये क्वेश्चन आंसर्स दिए हुए थे वो हमने कर लिया है। अब हम चैप्टर रीड कर लेते हैं। तो लेट अस रीड। सो यहाँ पे एक राजा खड़े हैं अपने कक्ष में। अब चलिए पढ़ते हैं इसके बारे में क्या दिया हुआ है। सो
विजयनगर एम्पायर वॉज रिनोड फॉर इट्स ग्लोरी। रिनोड मतलब होता है वेल नोन, जो अच्छी तरीके से जाना जाता हो। तो विजयनगर एम्पायर जो था, साम्राज्य जो था, वो बहुत अपने ग्लोरी के लिए, अपनी वेल्थ के लिए, कल्चरल अचीवमेंट्स के लिए जाना जाता था। धन संपत्ति के मामले में, महिमा के मामले में बहुत सारी से उपलब्धियां प्राप्त थी। अमंग इट्स मैनी इलस्ट्रियस रूलर, जो इसमें बहुत सारे राजा हुए। इलस्ट्रियस मतलब होता है कि प्रसिद्ध, है ना, रिस्पेक्टेड एंड फेमस। ऐसे राजा जो बहुत रिस्पेक्टेड थे, फेमस थे, वो बहुत सारे हुए। एक थे किंग कृष्णदेव राय, जिन्होंने 1509 से 1529 सीई तक स्टूड आउट एज अ वाइस एंड पावरफुल मोनार्क। वो एक ऐसे राजा के तौर में रहे जो बहुत बुद्धिमान थे और शक्तिशाली शासक के रूप में वो उन्होंने शासन किया। हिज रेन इज ऑफन रेफर्ड टू एज अ गोल्डन एरा ऑफ विजयनगर एम्पायर, अ टाइम व्हेन आर्ट, लिटरेचर एंड आर्किटेक्चर फ्लरिश्ड। इनका जो समय था उसे गोल्डन एरा, स्वर्ण युग कहा जाता है। क्यों? तब उनके समय में कला, साहित्य और वास्तुकला, जो आर्किटेक्चर वगैरह था, बहुत ज्यादा विकसित हुआ। अ ग्रेट पैटर्न ऑफ लर्निंग, पैटर्न मतलब सपोर्टर, ये सपोर्ट करते थे किसको? जो भी लर्निंग से रिलेटेड चीजें हैं। कृष्णदेव राय वॉज नॉट ओनली एन एमिनेंट वॉरियर, एमिनेंट मतलब फेमस, वो सिर्फ एक फेमस वॉरियर मतलब योद्धा ही नहीं थे, बट ऑल्सो अ गिफ्टेड पोएट, वो खुद भी एक पोएट थे, कवि थे। हिज वर्क सच एज एपिक अमुक्तमाल्यदा एंड द संस्कृत ड्रामा जाम्बावती परिणयम आर एक्लेम्ड इवन टुडे। उनके द्वारा लिखे हुए महाकाव्य जो है अमुक्तमाल्यदा, या फिर संस्कृत का नाटक है जाम्बवती परिणयम, तो ये सारे आज भी सराहे जाते हैं, आज भी बहुत खास है ये। नाउ नेक्स्ट देखते हैं, ये दरबार है इनका, देख सकते हो यहाँ पे कुछ लोग बैठे हुए हैं। अब इसके बारे में क्या दिया है आगे रीड करते हैं। सो कृष्णदेवराया's court was home to 8 celebrated people। वहां पर 8 ऐसे लोग थे जो प्रसिद्ध थे बहुत ज्यादा, कलेक्टिवली नोन एज अष्टदिग्गज। इन्हें, ये जो 8 कवि थे, इन्हें अष्टदिग्गज कहा जाता था। अष्ट यानी 8। दीज पोएट इंक्लूडिंग अलसानी पेद्दना एंड तेनाली रामकृष्णन, ऐसे नाम जो थे ये एनरिच करते हैं लिटरेरी ट्रेडिशन विद देयर मास्टरपीस। इन्होंने जो रचनाएं लिखी थी वे साहित्यिक परंपरा को और ज्यादा समृद्ध बनाती हैं। तेनाली रामकृष्ण इन पर्टिकुलर वाज नोन फॉर हिज क्विक विट एंड ह्यूमर। तेनाली राम जो थे ना, वो अपनी बुद्धिमत्ता के लिए, अपने ह्यूमर के लिए जाने जाते थे। अर्निंग हिम अ स्पेशल प्लेस इन किंग्स कोर्ट एज बोथ अ पोएट एंड अ विटी एडवाइजर। राजा के दरबार में उनको बहुत एक अलग स्थान मिलता था, उनके ह्यूमर की वजह से, विट की वजह से। हिज क्लेवर सोल्यूशन टू सीमिंगली इनसरमाउंटेबल, इनसरमाउंटेबल मतलब होता है अनडिफीटेबल, जिसे हराया ना जा सके। वो जो क्लेवर सिचुएशंस को, वो क्लेवरली सिचुएशन को जो संभालते थे, वो एक बहुत ज्यादा ऐसा माना जाता है कि उसके कारण से, इतनी आसानी से वो चीजों को जो सॉल्व कर देते थे, उसके कारण से इट मेड हिम अ बिलव्ड फिगर इन एम्पायर्स हिस्ट्री। साम्राज्य की, विजयनगर साम्राज्य की हिस्ट्री में उनको एक प्रिय व्यक्ति के रूप में हम जानते हैं, उनके ह्यूमर और विट की वजह से। इवन द वाइसेस्ट रूलर्स फेस मोमेंट्स ऑफ डिसहार्मनी एंड एट वन सच टाइम द किंग हैड अ क्वेरल विद हिज क्वीन। कभी कभी क्या होता है, कितना भी बुद्धिमान शासक हो, कभी कभी असहमति मतलब कभी कभी डिसएग्रीमेंट हो जाते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर बताया गया है, एक समय राजा की अपनी रानी के साथ लड़ाई हो गई, ठीक है। तिरुमलम्बल ओवर अ सीमिंगली ट्राइवियल मैटर। ट्राइवल मतलब अनइम्पॉर्टेंट। एक बार राजा और रानी के बीच में झगड़ा हो गया, किस चीज को लेकर? ये झगड़ा जो था दिखने में तो बहुत छोटा सा था, तुच्छ, मतलब कोई जरूरी झगड़ा नहीं था। फॉर वीक्स ही डिड नॉट अटर अ सिंगल वर्ड टू हर। हफ्तों तक राजा ने एक वर्ड भी रानी से नहीं बोला गुस्से में। इन हिज फ्रस्ट्रेशन स्टॉप्ड विजिटिंग हर ऑल टुगेदर। और इतना गुस्सा हो गया कि उसके पास, उससे मिलने जाना भी बंद कर दिया रानी के पास। हिज absence cast a shadow over the palace and the one cheerful corridor seemed quiet and forlorn। शैडो मतलब कि एक उदासी जैसा माहौल हो गया था। पहले से जो खुशहाल गलियारे थे, कॉरिडोर्स मतलब जो ऐसे महल के बाहर या कमरों के बाहर जो पैसेज बना होता है ना, उसे कह रहे हैं। तो जो कॉरिडोर पहले चीयरफुल रहा करते थे, अब कैसे है? फॉलन। फॉलन मतलब लोनली, एकदम उदास पड़े हुए हैं। अब आगे दिया है, लंबल डिस्ट्रॉट एंड अपसेट ट्राइड हर बेस्ट टू रिजॉल्व द इशू बट फेल। अब जो उनकी पत्नी है वो बहुत ज्यादा डिस्ट्रॉट मतलब अपसेट थी, और बहुत उन्होंने कोशिश की, बेस्ट तरीके से ट्राई किया कि इशू को रिजॉल्व किया जाए, लेकिन वो फेल रही। With no other alternative, she decided to seek the help of तेनालीराम, the court's brilliant and witty poet। तब उन्होंने हार मानकर सोचा कि अब उनके पास कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, उन्हें तेनालीराम जो हैं दरबार के सबसे विटी पोएट, उनसे मदद लेनी पड़ेगी। रामा listened patiently as the queen recounted the incident in detail। तेनालीराम ने बहुत ध्यान से उनकी सारी बातें सुनी। King wrote a poem, she began her voice trembling। मतलब
राजा ने एक कविता लिखी। उसने कहा कि उनकी आवाज कांप रही थी। इट वॉज फिल्ड विद वेग एक्सप्रेशन, सन, मून, स्टार्स, ब्यूटीफुल स्काई, बट इट मेड नो सेंस। उसने बताया कि उनकी जो बातें थी ना वो बहुत वेग थी। वेग मतलब होता है अनक्लियर, मतलब कुछ भी बोले जा रहे, अनक्लियर थी। ऐसी बातों से भरी हुई थी जैसे सूरज, चांद, तारे, सुंदर आकाश, लेकिन इसका कोई मीनिंग नहीं था, कोई सेंस नहीं बन रहा था। देन व्हेन ही ट्राइड reciting it to his minister, they all avoided him, making excuses. जब उन्होंने इसे अपनी मंत्रियों को सुनाने की कोशिश की राजा ने कि सुनिए मैंने कविता लिखी है, तो सभी मंत्रियों ने क्या किया, बहाने बनाकर उनसे बचने लगे। It was late evening when he came to me seeking an audience. फिर शाम हुई तो वो मेरे पास आए मुझसे मिलने, ताकि एक ऑडियंस के तौर पर, ताकि वो अपनी कविता मुझे सुना सके। He began reciting it to me, but I was so exhausted after a tiring day that I yawned not once but several times. लेकिन जब वो मुझे सुना रहे थे, रिसाइट करना मतलब कविता जो हम पढ़ते हैं उसको कहा जाता है, जब वो सुना रहे थे तो क्योंकि मैं उस वक्त इतना एग्जॉस्ट, इतना थकी हुई थी कि थकान के कारण मुझे उबासी आ गई। यौन मतलब उबासी, जमाई लेना। तो एक बार नहीं कई बार आ गई। द किंग थॉट आई वॉज डिसरिस्पेक्टिंग हिज पोएम एंड स्टॉर्म्ड ऑफ। फिर राजा को ऐसा लगा कि मैं उबासी लेने से उनको ऐसा लगा कि मैं उनकी कविता का अपमान कर रही हूँ और वे गुस्से में आ गए और वहां से चले गए। सिंस देन ही हैज नॉट स्पोकन टू मी। तब से उन्होंने मुझसे कोई बात नहीं की। इफ आई हैड known this would happen, I would have chosen another day. अगर मुझे पता होता कि वो ऐसा सोचेंगे तो मैं किसी और दिन सुनती, किसी और दिन को सुनाने को कहती उनको कविता। हेल्प मी प्लीज रामा, तो वो कहती है तेनालीराम को कि प्लीज तुम मेरी हेल्प करो। ओनली यू कैन हेल्प द किंग अंडरस्टैंड, सिर्फ तुम राजा को समझा सकते हो कि वो गलत कर रहे हैं या वो सही नहीं समझ रहे हैं। तो आगे देखते हैं। रामा ने मतलब तेनालीराम ने सोच समझकर सिर हिलाया। इफ यू लाइक आई विल ट्राई माई बेस्ट टू रिजॉल्व दिस मैटर योर हाइनेस। फिर कहते हैं कि यदि आप चाहें तो मैं इस समस्या को हल करने की पूरी कोशिश करूंगा महारानी, बट दिस नीड्स अ वेल प्लान्ड अप्रोच एंड आई मे नीड टाइम टू फाइंड द राइट स्ट्रेटेजी। लेकिन ये सब करने के लिए मुझे एक प्लान बनाना पड़ेगा, प्लान के तहत काम करना पड़ेगा, उसके लिए मुझे समय चाहिए और एक राइट स्ट्रेटेजी चाहिए। स्ट्रेटेजी यानी प्लान चाहिए। द क्वीन हु हैड प्लेस्ड हर लास्ट होप इन रामा अग्रीड एंड थैंक्ड हिम प्रोफ्यूजली। प्रोफ्यूजली मतलब इन लार्ज अमाउंट। रानी अब सब जगह से उम्मीद हार गई थी, उनकी लास्ट उम्मीद किससे थी, रामा से। इसलिए उन्होंने अग्री किया और फिर बहुत ज्यादा धन्यवाद किया कि थैंक यू, तुम कर लेना, आराम से कर लेना, और धन्यवाद कहा। देन द नेक्स्ट मॉर्निंग द रॉयल कोर्ट वाज बस्लिंग विद एक्टिविटी। बस्लिंग मतलब होता है बिजी, व्यस्त। ठीक है, यहाँ दिया ही होगा, हाँ ये रहा, बस्लिंग यानी बिजी। सो अगली मॉर्निंग क्या हुआ, जो दरबार था वो बहुत बिजी था, उसमें बहुत सारी चीजें हो रही थी। मिनिस्टर्स, स्कॉलर्स, जो विद्वान हैं, मंत्री हैं, कोर्टियर्स जो दरबारी हैं, फिल्ड द कोर्ट रूम। इट्स इंट्रिकेटली, इंट्रिकेटली मतलब इन अ डिटेल्ड मैनर, मतलब बारीकी से। कार्व्ड पिलर्स टावरिंग टुवर्ड्स द हाई सीलिंग। मतलब यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि दरबार का सीन कैसा है, कि मंत्री हैं, विद्वान हैं, राज दरबारी हैं सारे, और पिलर्स हैं ऊंचे ऊंचे। रेज ऑफ सनलाइट स्ट्रीम्ड थ्रू द ओपन विंडो इल्यूमिनेटिंग द फ्लोर अडोर्न्ड विद एक्जिक्यूजेट रग्स। एक्जिक्यूजेट मतलब होता है फाइन एंड अट्रैक्टिव, मतलब बहुत सुंदर दिखना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, खिड़कियों से जो सूरज की किरणें आ रही हैं वो बहुत सुंदर हैं, और जो रग्स रखे हैं वहां पे, कालीन बिछे हुए हैं, उस फर्श को रोशन कर रही है ये सूरज की किरणें। डिस्पाइट द लाइवली चैटर अ टेंशन हंग इन द एयर। सब लोग बातें तो कर रहे हैं, इतनी हलचल होने के बावजूद भी वातावरण में एक तनाव है, टेंशन है। द किंग सैट ऑन हिज ऑर्नेट थ्रोन। ऑर्नेट मतलब होता है डेकोरेटिव। उनका जो राज सिंहासन है, थ्रोन यानी जो सिंहासन है वो सजा हुआ है, उस पर राजा बैठते हैं। हिज एक्सप्रेशन स्टर्न, उनका जो सिंहासन, उनका जो चेहरा है, एक्सप्रेशन है, वो बहुत कठोर था। स्टर्न मतलब गुस्से वाला, शांत एकदम, है ना। हिज शार्प आई स्कैनिंग द रूम, उनकी जो आंखें वो पूरे कक्ष को देख रही थी। इट वॉज एविडेंट दैट अनरिजॉल्व क्वेरल स्टिल ग्नोड एट हिम। ग्नोड मतलब होता है बॉदर्ड, परेशान करना। सो ये दिख रहा है उनके चेहरे को देखकर कि अभी भी कोई एक अनरिजॉल्व, मतलब ऐसा कोई झगड़ा है जो सुलझा नहीं है, और वो उन्हें ग्नोड यानी बॉदर कर रहा है, परेशान कर रहा है। आगे देखते हैं। The court discussion was centered on improving paddy cultivation in the empire. जो दरबार में, ये देखो यहाँ पर दरबार में, ये देखो धान ले रखा है ना, ये डिस्कशन चल रहा है कि किस तरीके से धान की खेती को सुधारना है। ठीक है, धान की खेती पे कैसे सही किया जाए इसको, इस पे डिस्कशन चल रहा है। वन बाय वन मिनिस्टर्स रोज टू प्रेजेंट देयर आइडियाज। एक एक करके सभी मंत्री अपने आइडियाज दे रहे हैं। सम सजेस्टेड एक्सपैंडिंग इरिगेशन नेटवर्क व्हाइल अदर्स एडवोकेट फॉर बेटर मैन्योर। कोई कह रहा है कि सिंचाई की व्यवस्था अच्छी की जाए, कोई कह रहा है कि खाद की व्यवस्था
अच्छी की जाए। Amid these suggestions, तेनाली रामा stood quietly at the edge of the court. अब ये सब चल रहा है, तब इसी बीच में जो तेनालीराम है वो खड़े हो जाते हैं किनारे में, एक तरफ चुपचाप खड़े थे, ऑब्जर्विंग एवरीवन विद एन अम्यूज्ड स्माइल, और सबको वो बहुत ध्यान से देख रहे थे, ना, एक मुस्कान के साथ देख रहे थे। अब आगे देखते हैं। फाइनली द किंग कॉल्ड अपॉन रामा, फिर राजा ने तेनालीराम को बुलाया, और द चैटर इन द कोर्ट डाइड डाउन एज ऑल आईज टर्न्ड टू हिम, फिर जो कोर्ट में एक शोरगुल हो रहा था वो पूरा शांत हो गया, सबकी नजरें उन पे टिक गई। रामा अप्रोच द थ्रोन कैरिंग अ प्लेट फुल ऑफ पैडी सीड, उसके बाद रामा ने क्या किया, एक प्लेट में इस तरीके से धान के बीज लिए और वहां पर पहुंच गया जहां पे राजा बैठे थे। बोइंग लो ही बिगेन, योर मैजेस्टी आई ब्रिंग यू अ रिवोल्यूशनरी टाइप ऑफ पैडी सीड, तो अपना सिर झुकाते हुए कहते हैं कि ये देखिए महाराज, मैं आपके लिए एक बहुत ही रिवोल्यूशनरी मतलब क्रांति करने वाले धान के बीज लाया हूं, इससे बहुत अच्छी पैदावार होगी। इफ दीज आर शोन द यील्ड विल बी 3 times ग्रेटर देन द करेंट रिजल्ट, अगर ये वाले बीज लगाए जाए तो अभी जितनी उपज हो रही है बीजों से उससे 3 गुना ज्यादा उपज होगी। ठीक है, यील्ड मतलब क्या होता है, हार्वेस्ट, उपज। नाउ अ मर्मर स्वेप्ट थ्रू द रूम, उसके बाद क्या हुआ कि एक फुसफुसाहट, सभी लोग धीमी आवाज में बात करने लग गए। वन ऑफ द कोर्टियर्स नोन फॉर हिज sarcasm whispered just loud enough to be heard, I wondered if these are magic seeds, next he'll claim they grow without water, another muttered perhaps he found them on the moon, snickers rippled through the court। अब क्या हुआ, जब जैसे ही तेनालीराम ने कहा ये बीज जो है 3 गुना ज्यादा पैदावार देंगे, तो लोग उनका मजाक उड़ाने के तौर पे, एक जो दरबारी था ना वो सरकाजम क्या होता है, मोकरी, मजाक उड़ाते हुए कहता है कि धीरे से बोलता है, लेकिन इतनी धीरे से कि सब सुन सके, कहते हैं कि क्या ये जो बीज है ये जादुई है, मैजिक सीड्स हैं। तो दूसरा कहता है अब ये थोड़ी देर में ये कहेंगे कि ये तो बिना पानी के ही उगते हैं। फिर एक और मटर्ड मतलब धीरे से बुदबुदाया कि शायद ऐसा लग रहा है ये जो बीज है मून से लेकर आया है, चांद से लेकर आया है। स्निकर्स मतलब क्या होता है, सप्रेस्ड लाफ्टर, मतलब हंसी को दबाते हुए, नहीं होता मजाक में हम हंस रहे होते हैं लेकिन छुप छुप कर हंस रहे होते हैं, तो स्निकर्स करते हुए ये जो चीज, सभी लोग छुप छुप कर थोड़ा थोड़ा हंस रहे थे कि ये क्या मजाक है, ऐसे कौन से बीज हो सकते हैं। देन द किंग फ्राउंड अनइम्प्रेस्ड, दैट साउंड्स एब्सर्ड, एब्सर्ड मतलब होता है इलॉजिकल, राजा ने नाराज होकर गुस्सा किया, मतलब ये तर्कहीन है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ही मटर्ड, उन्होंने धीरे से कहा कि ये इलॉजिकल है, ये तर्कहीन है, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। सच कल्टीवेशन वुड नीड स्पेशल सॉइल, मैन्योर एंड पेस्ट एंड इंसेक्ट रेपेलेंट, ऐसी जो खेती है उसके लिए मिट्टी अच्छी होनी चाहिए, खाद अच्छे होने चाहिए, पेस्ट जो इंसेक्ट होते हैं, कीटनाशक वगैरह, वो आवश्यकता होगी। इफ बाय चांस समथिंग वर टू गो रॉन्ग आवर फार्मर्स वुड सफर, अगर कुछ भी किसी कारण कुछ गलत हो गया तो हमारे किसानों को सफर करना पड़ेगा, उन्हें झेलना पड़ेगा। रामा स्माइल्ड अनफेज्ड, अनफेज्ड मतलब नॉट वरीड, रामा ने बिना घबराए हुए कहा दैट मे बी ट्रू, हो सकता है कि ये सही हो, योर मैजेस्टी, बट द रियल इशू लाइज नॉट विद द सीड्स देमसेल्फ बट विद द पर्सन हु सोज देम, लेकिन समस्या इन बीजों में नहीं है, समस्या किस में है, जो इस बीज को लगाने जा रहा है ना, कि वो ठीक से लगा रहा है कि नहीं। तो आगे देखते हैं। A hush fell over the court as Rama's word hung in the air। अब क्या हुआ, चारों तरफ रामा की बात सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। The king's eyebrow furrowed, राजा ने जो अपनी भौएं हैं वो सिकोड़ ली, और what is wrong with the person who sows the seeds, speak clearly Rama, he roared, मतलब किंग जो था वो बहुत गुस्से में बोला कि तुम क्या बोल रहे हो, एक तो तुम ऐसे बीज लेकर आए हो जो बोल रहे हो कि एक बीज ऐसे लाया हूं जो पहले अगर एक दाना उगता था तो अब 3 गुना ज्यादा फसल होगी, ऐसा कैसे हो सकता है, उसके लिए तो खाद वगैरह चाहिए, तुम जो भी बोल रहे हो इसका क्या मतलब है, कि कोई व्यक्ति की गलती हो सकती है, जो भी बोलना चाहते हो क्लियरली बोलो। तो रामा ग्लैंस्ड अराउंड द कोर्ट, हिज शार्प गेज मीटिंग द स्केप्टिकल आईज ऑफ द कोर्टियर्स। अब ग्लैंस मतलब होता है देखना, शार्प गेज मतलब एक तीखी नजर से, पैनी नजर से देखना, और स्केप्टिकल मतलब होता है डाउटफुल, संदेहजनक होकर देखना। ठीक है, तो यहाँ पर क्या मतलब है इसका, कि रामा ने पूरे दरबार में चारों तरफ ध्यान से देखा, अराउंड द कोर्ट मतलब चारों तरफ ध्यान से देखा, और दरबार में जो लोग बैठे थे वो उसकी तरफ कैसे देख रहे थे, शक की नजरों से देख रहे थे कि ये क्या बोल रहा है, ऐसे कौन से बीज हो सकते हैं, या कैसे किसी व्यक्ति की गलती हो सकती है। दरबार में बैठे लोगों को शक था कि ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता, इसीलिए उसकी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था। इफ वन वर टू सो सीड्स
without proper care, no one would reap a good harvest, he said, pausing for effect. फिर रामा ने क्या कहा कि अगर कोई व्यक्ति बीज लगाएगा, सो मतलब होता है, सो सीड्स मतलब बीज बोना, अगर कोई व्यक्ति बीज बो रहा है और उस समय वो उसका ध्यान नहीं रखेगा, प्रॉपर केयर नहीं देगा, तो कोई अच्छी फसल कैसे मिल सकती है ना, अच्छी फसल नहीं मिलेगी। और ये बात बोलकर वो थोड़ा सा पॉज लेता है, रुक जाता है, ताकि उसकी बात को लोग ध्यान से समझ सके। एंड व्हाट इफ द पर्सन हैड अ हैबिट ऑफ yawning while sowing, मतलब फिर रामा ने एक सवाल पूछा, और तब क्या हो जब अगर किसी व्यक्ति को बार बार यौन करने की यानी जम्हाई लेने की आदत हो, तो फिर क्या हो, वुडेंट द सीड्स स्कैटर अनइवनली, मतलब अगर उसे जमाई लेने की आदत होगी और वो उसी कंडीशन में जमाई लेते लेते बीज को बो रहा होगा, तो क्या ऐसा नहीं होगा कि बीज इधर उधर बिखर जाएंगे। स्कैटर मतलब होता है बिखरना, इधर उधर बिखर जाएंगे, अनइवनली मतलब एक तरीके से नहीं बिखरेंगे, कोई इधर दाना चला जाएगा, कोई इधर चला जाएगा, तो फिर फसल अच्छी नहीं होगी। तो रामा यहाँ पर एक उदाहरण देकर समझा रहे हैं। वैसे वो बात करना नहीं चाहते, उन्हें भी पता है वो मूर्खतापूर्ण बात कर रहे हैं, लेकिन वो ऐसा इसलिए बोल रहे हैं ताकि वो लोगों को समझा सके कि किसी भी काम को ध्यान से करना जरूरी है। उन्हें जमाई का उदाहरण देकर राजा को इनडायरेक्टली समझाया कि जमाई लेना सामान्य बात है और इसमें कोई अपमान नहीं होता, इससे राजा को अपनी गलती समझ में आ जाएगी, इसीलिए वो ऐसा बोल रहे थे। फिर क्या हुआ, जैसे ही उन्होंने ये बात बोली, द कोर्ट एरप्टेड इनटू लाफ्टर, लोग जो थे कोर्ट में बैठे हुए, मतलब राज दरबार में, उन लोगों को हंसी आ गई। अर्लियर सरकाजम रिप्लेस्ड बाय जेन्युइन अम्यूजमेंट, पहले जो वहां पर एक हंसी मजाक का पूरा वो चल रहा था ना, मजाक उड़ा रहे थे वो लोग, अब सच में उन लोगों को जेन्युइनली उन लोगों को अम्यूजमेंट मतलब अच्छा लगने लग गया था। देन इवन द किंग कॉट ऑफ गार्ड साइड एंड इंस्टिंक्टिवली यॉन, ऐसा राजा भी बात को सुनते सुनते अचानक से क्या हुआ, उबासी आ गई। उबासी तो नेचुरल प्रोसेस है ना। रामा वॉच्ड हिम कीनली, रामा बहुत इंटेंसली मतलब ध्यान से देख रहे थे राजा को। देन कंटिन्यूड, और फिर उन्होंने कहा, योर मैजेस्टी, इज देयर एनीवन इन दिस वर्ल्ड हु डज नॉट यॉन, इट इज अ नेचुरल एज ब्रीथिंग। और फिर वो क्या कहते हैं राजा को, योर मैजेस्टी मतलब महाराज, क्या कभी ऐसा हो सकता है कि किसी को ये जो उबासी है ये ना आती हो दुनिया में, कोई ऐसा है जो कभी जमाई ना लेता हो यानी उबासी ना लेता हो। रामा समझा रहा है कि जमाई लेना उतना ही सामान्य है, उतना ही नॉर्मल है जितना कि सांस लेना, इसमें कोई अपमान या गलत बात नहीं होती है। इसके बाद तो आप समझ ही गए होंगे क्या हुआ। किंग्स एक्सप्रेशन शिफ्टेड एज रियलाइजेशन डॉन्ड, मतलब जो राजा है उसे अब रियलाइज होने लग गया, उसके एक्सप्रेशन इस तरीके से चेहरे के भाव बदल गए क्योंकि उन्हें सच्चाई समझ में आ गई, उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया। हिज माइंड रेस्ड बैक टू द क्वेरल विद द क्वीन, राजा का दिमाग तुरंत उस झगड़े की तरफ चला गया जो उन्होंने रानी के साथ किया था, उनका जो रानी से झगड़ा हुआ था। ही रिमेम्बर्ड स्कॉल्डिंग हर हार्शली फॉर यॉर्निंग व्हाइल ही रिसाइटेड हिज पोएम, उन्हें याद आया कि जब वे अपनी कविता सुना रहे थे तब रानी के जमाई लेने पर उन्होंने बहुत जोर से डांटा था। ही रियलाइज्ड हाउ अनफेयर ही हैड बीन, तब उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने कितना गलत किया था, वो बिल्कुल भी सही नहीं था। इफ आई हैड नोन दैट यॉर्निंग वर नॉट अ साइन ऑफ डिसरिस्पेक्ट आई वुडंट हैव टेकन हर जेस्चर। फिर उन्होंने कहा कि राजा सोचने लगे कि अगर उन्हें पहले पता होता कि ये उबासी लेना, जम्हाई लेना कोई अपमान नहीं होता है, तो वे रानी की उस बात को अपने दिल पर नहीं लगाते। ठीक है, आई वुडंट हैव टेकन हर जेस्चर यानी कि मूवमेंट ऑफ हैंड और हेड टू एक्सप्रेस एन आइडिया और मीनिंग, हाथ से, मुंह से या चेहरे से कोई इशारा करके बताना, तो जेस्चर उसे कहा जाता है। ठीक है, तो कहते हैं कि उनके इस जेस्चर को पर्सनली नहीं लेते। ही थॉट दैट, जो मैंने अभी बताया उन्होंने सोचा, और रिग्रेट फिलिंग हिज हार्ट, और जो पछतावा है वो उनके दिल को भरा जा रहा था, मतलब उनकी गलती पर उनको पछतावा हो रहा था। नाउ नेक्स्ट दिया है, दैट इवनिंग किंग अप्रोच द क्वीन विद अ सॉफ्टन एक्सप्रेशन, फिर बहुत अच्छे से राजा जो है उस शाम को रानी के पास गए। तो फिर उन्होंने कहा, ही बिगन हिज वॉइस जेंटल, आई हैव बीन फुलिश, उन्होंने अपनी रानी से कहा कि मैं बहुत मूर्ख था, मैंने गलती करी। आई सी नाउ दैट आई ओवर रिएक्टेड, मैंने ओवर रिएक्ट कर दिया था। आई लेट माई प्राइड ब्लाइंड मी, आई एम सो सॉरी, मेरा जो अहंकार था उसने मुझे अंधा कर दिया था, मैं क्षमा मांगता हूँ, मुझे माफ कर दो। क्वीन हु हैड लॉन्ग्ड फॉर दिस मूवमेंट स्माइल्ड एंड रिप्लाइड, रानी बहुत समय से इस समय का वेट कर रही थी, तो उन्होंने मुस्कुराकर बोला कि इफ यू लाइक वी कैन लीव दिस क्वेरल बिहाइंड अस, अगर आप चाहें तो इस लड़ाई को हम पीछे रख सकते हैं, झगड़े को भूल सकते हैं। आई वुड वेरी मच लाइक टू लिसन टू योर पोएम, और मैं आपकी कविता सुनना चाहूंगी। रामा हु हैड
ऑर्केस्ट्रेटेड, ऑर्केस्ट्रा मतलब होता है कि अरेंज करना, उसने ही तो सारी अरेंजमेंट की थी ये। ऑर्केस्ट्रेटेड दिस सेटलमेंट फेल्ट विक्टोरियस, जो रामा था उसे ऐसा लगा कि जो उसने पूरी प्लानिंग की थी अब उससे उनको जीत मिल गई है। द किंग एंड क्वीन लेटर प्रेजेंटेड हिम विद वैल्यूएबल गिफ्ट्स फॉर हिज सर्विस, उनके काम के लिए बहुत अच्छे से राजा और रानी ने उन्हें गिफ्ट दिए। द रॉयल कपल्स बॉन्ड वॉज रीस्टोर्ड, उनका जो जोड़ी थी फिर से राजा और रानी की मजबूत हुई। एंड द पैलेस ब्रिम्ड वंस अगेन विद जॉय एंड लाफ्टर, ब्रिम्ड मतलब ओवरफ्लो होना, मतलब पूरा जो पैलेस है, महल है, वो भर गया, किस चीज से, खुशियों से और हंसी से, ठीक है, हंसी खुशी से भर गया। नाउ अब एक्सरसाइज है, लेट अस डिस्कस। तो पहला है रेक्टिफाई द फॉलोइंग फॉल्स स्टेटमेंट फ्रॉम द टेक्स्ट, ये सारे फॉल्स स्टेटमेंट इनको रेक्टिफाई यानी सही करके लिखना है। चलिए देखते हैं। पहला है क्वीन इंसल्टेड द किंग बाय स्पीकिंग अगेंस्ट द क्वालिटी ऑफ हिज पोएम, नहीं, द क्वीन डिड नॉट इंसल्ट द किंग, शी ओनली यॉन्ड बिकॉज शी वॉज टायर्ड। फिर दूसरा है, इसे करेक्ट करके मैं लिख रही हूँ ना, दूसरा है तेनाली रामा इमीडिएटली वेंट टू द किंग एंड कन्विंस्ड हिम टू टॉक टू द क्वीन। सो तेनाली रामा क्या इमीडिएटली चले गए थे राजा के पास? नहीं, तेनाली रामा डिड नॉट इमीडिएटली गो टू किंग, ही मेड अ वेल प्लान स्ट्रेटेजी टू हेल्प द किंग रियलाइज हिज मिस्टेक। देन courtiers admired the king's poem and praised his literary talent. So the courtiers did not admire the king's poem, they avoided him and make excuses. Ministers in the court were eager to hear Tenali Ram's ideas about paddy cultivation. No, उसने तो मजाक उड़ाया था courtiers ने. So ministers were not eager to hear Tenali Ram's ideas, they mocked and laughed at it. Last है, king never realized his mistake and continued to stay angry with the queen. नहीं, last में उन्हें समझ में आ गया था. The king realized his mistake, apologized to the queen and resolved the quarrel. Now next है, यहाँ पर पैसेज दिया गया है, इसे हमें रीड करना है, क्वेश्चन आंसर करना है। तो पहला है, king thought I was disrespecting his poem and stormed off. Since then he had not spoken to me. If I had known this would happen, I would have chosen another day. Help me please, Rama. Only you can help the king understand. Rama nodded thoughtfully. If you like, I will try my best to resolve the matter, Your Highness, but this need a well-planned approach, and I may need time to find the right strategy. तो पहला क्वेश्चन है, why does the queen believe that only Tenali Ram can help the king understand? तो queen believes that Tenali Ram can help because he is wise, वो चतुर हैं, विटी हैं, and known for solving problems cleverly. चालाक तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उनको जाना जाता है. सेकंड है, what does the queen statement, रानी ने जो ये लाइन बोली, if I had known this would happen, I would have chosen another day. तो सजेस्ट बताइए उनकी फीलिंग वो क्या बताना चाहती हैं. She regrets the unintended misunderstanding, जो गलत फहमी होगी इसके लिए उन्हें रिग्रेट हो रहा है. How does Tenali Rama's response reflect his wisdom and problem solving skills? तेनाली राम का जो स्किल रिस्पॉन्स उन्होंने दिया कि हमें थोड़ा सोच समझकर काम करना चाहिए, उनके विजडम और प्रॉब्लम सॉल्विंग की स्किल को बताता है. तो हिज रिस्पॉन्स शोज हिज विजडम बिकॉज ही प्लान्स केयरफुली एंड यूजेस अ क्लेवर स्ट्रेटेजी इंस्टेड ऑफ एक्टिंग इन हेस्ट. जल्दीबाजी में उन्होंने काम नहीं किया, सोच समझकर काम किया. देन नेक्स्ट है, फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शंस फ्रॉम द गिवन इन द ब्रैकेट. द किंग्स रिएक्शन शोज दैट ही इज सेंसिटिव एंड टेक्स ग्रेट प्राइड इन हिज पोएट्री. उन्हें अपनी पोएट्री को लेकर बहुत ज्यादा गर्व होता था और वो बहुत सेंसिटिव थे. नाउ नेक्स्ट यहीं पे फिर से एक पैसेज दिया हुआ है, दैट इवनिंग किंग अप्रोच द क्वीन विद अ सॉफ्ट एक्सप्रेशन. फिर उन्हें बोलते हैं कि प्यार से बोलते हैं कि मैं मूर्ख था, मैंने ओवर रिएक्ट कर दिया, आई एम सो सॉरी. तो क्वीन कहती है कि क्वीन तो बहुत समय से इसके लिए वेट कर रही होती है, तो स्माइल करती है और स्माइल करके रिप्लाई करती है, अगर आप चाहें तो इस झगड़े को हम पीछे छोड़ देते हैं. आई वुड वेरी मच लाइक टू लिसन योर पोएम, और मैं आपकी कविता सुनना चाहती हूँ. नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग विद सुटेबल एक्सप्लेनेशन. व्हेन द किंग सेड आई लेट माई प्राइड ब्लाइंड मी, ही मीन्स दैट, इसका मतलब क्या है? He means that his pride stopped him from thinking clearly and made him behave unfairly. Then why does the queen say, if you like, we can leave the quarrel behind us? The queen says this to show that she is ready to forgive the king and move on from quarrel. वो ये दिखाना चाहती है कि उन्होंने राजा को माफ कर दिया और वो झगड़े को छोड़कर सब कुछ ठीक करना चाहती हैं. यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन चुन के हमें फिल करना है. सो किंग एक्नॉलेज दैट हिज प्राइड क्लाउडेड हिज जजमेंट, विच शोज, वो क्या दिखाता है इसमें? मैच्योरिटी एंड सेल्फ अवेयरनेस. ओके, देन नेक्स्ट इज state one characteristics that queen's response to the king's apology shows about her. The queen's response shows that she is forgiving and understanding.
कि वो क्षमा करने वाली और समझदार महिला है। नाउ नेक्स्ट है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इसमें 6 क्वेश्चन है। पहला है व्हाई वाज विजयनगर एम्पायर कंसिडर्ड टू बी इट्स गोल्डन एरा ड्यूरिंग कृष्णदेव राय रीजन? क्योंकि उस समय में बहुत सारे आर्ट, लिटरेचर और आर्किटेक्चर फ्लरिश हुआ, समृद्ध हुआ ग्रेटली ड्यूरिंग हिज रेन, मतलब उनके समय में। रेन मतलब होता है उनके समय में। हाउ डिड तेनाली रामकृष्ण गेन अ स्पेशल प्लेस इन द किंग्स कोर्ट? राजा के दरबार में तेनालीराम का स्पेशल प्लेस क्यों था? तेनाली रामकृष्ण gained a special place in court because of his quick wit, humor and ability to solve even difficult problems with clever ideas. Now तीसरा है how did quarrel between king and queen affect the palace? So the quarrel made palace dull and silent. शांत रहने लग गया था सब कुछ and the cheerful atmosphere was replaced by sadness and tension. Then fourth question है what strategy did Tenali Ram use to make the king realize his mistake? तेनाली राम ने क्या strategy अपनाई? So he used a clever strategy involving paddy seeds and the idea of yawning to indirectly make the king realize that yawning is natural and not disrespectful. Then next question is fifth है what was the reaction of the courtiers when Tenali Ram introduced his special paddy seed? Courtiers जो दरबारी थे उन्होंने कैसे react किया? So courtiers reacted with sarcasm and laughter, making fun of Tenali Ram's idea and not taking it seriously at first. पहले seriously नहीं लिया. Then how does the story conclude and what lesson can be learned from it? स्टोरी का कंक्लूजन क्या है और इससे हमने क्या सीखा? सो स्टोरी एंड्स विद किंग्स रियलाइजिंग हिज मिस्टेक। उन्होंने एपोलॉजी मांगी क्वीन से एंड रिस्टोरिंग हैप्पीनेस इन द पैलेस। ये हमें सिखाती है नॉट टू लेट प्राइड कंट्रोल अस, हमें घमंड नहीं होना चाहिए कि घमंड हमें कंट्रोल कर रहा है, एंड टू अंडरस्टैंड अदर्स, हमें दूसरों को समझते आना चाहिए। नाउ नेक्स्ट है लेट अस लर्न फिल इन द ब्लैंक्स एंड कंप्लीट द पैराग्राफ बाय चूजिंग सुटेबल एक्सप्रेशन। यहाँ से हमें सही चुनकर और फिल करना है, ठीक है। सो माई mother is quite witty and her sense of humor always lightens stressful movement. Once at a family dinner, an argument began over a minor issue. एक बार फैमिली डिनर के समय एक छोटा सा आर्ग्यूमेंट हो गया। Then and dash making everyone feel uncomfortable. तो cast a shadow मतलब होता है उदासी छा जाना या असर डालना। ये जो आर्ग्यूमेंट हुआ उसकी वजह से चारों तरफ एक उदासी छा गई, सभी लोग अनकंफर्टेबल फील करने लगे। जस्ट एज थिंग्स वर गेटिंग सीरियस शी मेड अ क्लेवर रिमार्क एंड लाफ्टर। जैसे ही देखा उन्होंने कि सब चीजें सीरियस हो रही है तो एक उन्होंने चालाकी भरा एक रिमार्क रखा एंड लाफ्टर। तो इसमें क्या आएगा? रिपल थ्रू। लाफ्टर रिपल थ्रू द गैदरिंग मेकिंग एवरीवन रिलैक्स। तो रिपल थ्रू मतलब फैल जाना, हंसी चारों तरफ फैल गई उनके क्लेवर रिमार्क की वजह से और सभी लोग रिलैक्स हो गए। द पर्सन हु स्टार्टेड द आर्ग्यूमेंट, जिसने आर्ग्यूमेंट स्टार्ट किया, स्टॉर्म्ड ऑफ मतलब गुस्से में चले जाना, वो गुस्से में चला गया। एवरीवन डिसअप्रूव्ड ऑफ द एक्शन एंड यहाँ पे फोर्थ में क्या आएगा? हश फेल ओवर मतलब होता है सन्नाटा छा जाना। सभी लोगों ने वो जो चले गए उसको डिसअप्रूव किया कि ऐसा नहीं होना चाहिए और सब तरफ सन्नाटा छा गया। देन फिफ्थ वाले में आएगा माइंड रेज्ड बैक। यहाँ पर माइंड रेज्ड बैक टू हाउ माई मदर हैड सेव्ड अदर सिचुएशन लाइक दिस। तो मेरा मन, मतलब वो कह रहे हैं कि मेरा मन पीछे की बातों को याद करने लगा कि कैसे मेरी मम्मी ने उन सिचुएशंस को संभाला है। विदाउट हर सच मूवमेंट्स वुड हैव। सिक्स्थ में क्या आएगा? ये वाला मर्मर स्वेप्ट थ्रू द रूम। ठीक है, तो मर्मर स्वेप्ट थ्रू द रूम ओवर द गैदरिंग्स। आई होप दैट आई ग्रो अप टू बी एज विटी एज माई मदर। मर्मर मतलब कि बुदबुदा रहे हैं लोग आसपास में। ठीक है, नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं। Writer uses words like road, murmur in the text to indicate the sound produced. मतलब road मतलब होता है गरजना, murmur मतलब होता है फुसफुसा के बोलना। तो ये sound के लिए यूज होता है ये वर्ड। तो suitable sound word यूज करके बॉक्स में से हमें fill in the blanks पूरा करना है। आप डिक्शनरी का यूज कर सकते हैं। So as the teacher began the riddle challenge, a murmur of excitement spread through the classroom. So murmur मतलब होता है धीमी फुसफुसाहट, धीरे धीरे बोलना। ठीक है, हल्की आवाज। Now, next है Anaya sighed in relief. She loved riddles more than solving mathematics problem. शायद मतलब होता है राहत की सांस लेना। ठीक है, ये वाला आएगा। Think carefully, ध्यान से सोचो। The teacher began to whisper as she wrote a riddle on the board. टीचर ने धीरे से कहा कि ध्यान से सोचो। ठीक है, whispered आएगा। Then when the question was revealed, few student gasped, realizing it wasn't as easy as they had expected. Gasp मतलब होता है आश्चर्य से सांस खींचना। मतलब एक होता है ना
राहत की सांस लेते हैं कि हमने आश्चर्य से एक लंबी सी सांस ली कि अरे जितना आसान सोचा था वैसा है नहीं. सम एक्सचेंज स्निकर्स वंडरिंग इफ एनीवन एट ऑल वुड बी एबल टू सॉल्व इट. स्निकर मतलब क्या होता है? दबाकर हंसना. फिर वही धीरे धीरे हंसने लगे सब कि कोई इसको सॉल्व कर पाएगा इस प्रॉब्लम को. देन सिक्स्थ है, जस्ट देन अनाया टैप्ड हर बुक एंड ऑन द डेस्क विद अ स्मॉल थर्ड डीप इन हर थॉट. थर्ड मतलब होता है थप की आवाज करना. ठीक है, मतलब एक कुछ चीज रखते हैं ना, धप से रखते हैं, तो उसने अपनी बुक को टेबल पे रखा. देन आई सी यू इट नाउ शी सेड स्ट्रेचिंग विद अ ग्रोन एज इफ इट हैड टेकन हर ग्रेट एफर्ट. अब मतलब वो ग्रोन मतलब होता है कि थकान की आवाज में बोलना. देन अ स्मॉल ब्रीज मेड द विंडोज रैटल. रैटल मतलब जो खड़खड़ाहट की आवाज आती है, खिड़की के जो दरवाजे हैं वो हवा की वजह से जो हिलते आवाज होती है उसे कहते हैं रैटल. एडिंग टू द सस्पेंस ऑफ द मोमेंट. सो व्हाट्स द आंसर? स्टूडेंट्स रोड, मतलब स्टूडेंट्स ने जोर से बोला कि क्या आंसर है. देयर वॉइसेस फिल्ड विद प्लेफुल एंथुसियाज्म. लीनिंग फॉरवर्ड विद अ स्माइल अनाया मम्बल. फिर आगे की तरफ झुकते हुए, मम्बल मतलब होता है बुदबुदाना, धीरे से अनाया बोली समटाइम्स द ट्रिकीस्ट क्वेश्चन हैव द सिंपलेस्ट आंसर. कि कभी कभी बहुत ट्रिकी क्वेश्चन का सिंपल आंसर होता है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, एज यू हैव लर्न्ड अ कंपाउंड वर्ड इज फॉर्म्ड व्हेन टू और मोर वर्ड्स आर कंबाइंड. जब दो या दो से ज्यादा शब्द एक साथ कंबाइन होते हैं तो एक नया वर्ड बनता है, उसका मीनिंग अलग होता है. ऐसे वर्ड्स 3 टाइप्स के होते हैं. क्लोज्ड कंपाउंड जैसे सनलाइट, कोर्ट रूम. हाइफन कंपाउंड जिसमें बीच में ऐसा डैश होता है, वेल प्लांट. ओपन कंपाउंड मतलब पैडी सीड्स. तो एक इसमें तो क्या होता है, क्लोज कंपाउंड में दोनों सन लाइट पास पास लिखे हैं ऐसे, सन लाइट है ना, बीच में गैप नहीं है. एक होता है डैश वाला, वेल प्लांट, और एक होता है ओपन कंपाउंड, दूर दूर लिखे हैं, पैडी सीड्स. ठीक है, अब ऐसे ही हमें यहाँ पर कंपाउंड वर्ड्स दिए कॉलम 1 और 2 में, इन्हें हमें मैच करना है. तो ये आ जाएगा क्विक विटेड, ठीक है, जल्दी समझने वाला. सॉफ्ट स्पोकन, ये वाला मैं यहाँ लिख देती हूँ, इसका है जी, इसका है सी. तो इसमें सॉफ्ट स्पोकन मतलब क्या होता है, धीरे बोलने वाला. फिर एक कॉमन एफ वाला आएगा, सेंस, कॉमन सेंस मतलब सामान्य समझ. हाउस होल्ड, ये साथ में लिखते हैं ऐसे, हाउस होल्ड मतलब घर से संबंधित. फिर है बुक स्टोर, बुक स्टोर किताबों की दुकान. फिर है इल टेम्पर्ड, ये हाइफन के साथ लिखेंगे, इल टेम्पर्ड, ठीक है, हाइफनेटेड है ये. फिर इल टेम्पर्ड मतलब होता है कि जल्दी जल्दी चिढ़ जाने वाला. फिर है स्काई ब्लू, स्काई ब्लू मतलब आसमानी रंग. फिर डांस, और यहाँ पे आ जाएगा हॉल, डांस हॉल, नृत्य कक्ष. ओके, नाउ नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया है फिल इन द ब्लैंक्स. तो इसमें फिल इन द ब्लैंक्स विद वर्ड क्रिएटेड इन द प्रीवियस क्वेश्चन. जो अभी हमने वर्ड्स क्रिएट किए ना, वो यहाँ पर फिल करना है. ठीक है, तो रवि वॉज सॉफ्ट स्पोकन, सॉफ्ट स्पोकन. रवि जो है सॉफ्ट स्पोकन है, बहुत आराम से बातचीत करता है. ऑलवेज स्पीकिंग कामली इवन इन आर्ग्यूमेंट्स, वो बहुत आराम से बात करता है, इवन आर्ग्यूमेंट्स हो जाते हैं तो भी. ही ग्रू अप इन अ लाइवली हाउस होल्ड where he learned to handle different personalities. वो एक ऐसे परिवार में बड़ा हुआ है जहां पर उसने अलग अलग स्वभाव के लोगों को, अलग अलग पर्सनालिटी के लोगों को संभालना सीखा है. His friend अरुण however was, उसका जो दोस्त है अरुण, वो बहुत चिड़चिड़ा है, ill tempered, यहाँ हाइफन आएगा. ठीक है, बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है. एंड ऑफन लॉस्ट हिज पेशेंट, और बहुत जल्दी वो अपना जो धैर्य है वो खो देता है. देन डिस्पाइट दिस अरुण एडमायर्ड रवीज, यहाँ पे आएगा क्विक विटेड, यहाँ का मैं यहाँ फिल कर रही हूँ. ठीक है, क्विक विटेड. फिर भी जो अरुण है वो रवि की तेज बुद्धि की प्रशंसा करता है. ठीक, देन वन इवनिंग एज दे पास्ड अ डांस हॉल, एक शाम जब वो लोग डांस हॉल से के पास से जा रहे थे, दे सॉ सम परफॉर्मेंसेज रशिंग आउट, वो देख तो उन्होंने देखा कि कुछ परफॉर्मर्स जो हैं, कलाकार जो हैं, बाहर भाग रहे हैं. देन रवि नोटिस दैट वन ऑफ देम ड्रॉप्ड अ स्काई ब्लू बुक, स्काई ब्लू, एक स्काई ब्लू कलर की बुक एक वहां पे ग्राउंड पे गिरा देता है एक व्यक्ति. इज दिस योर्स, ही आस्क्ड, उसने पूछा क्या ये तुम्हारी है. ओ थैंक यू यंग मैन, द परफॉर्मर स्माइल, फिर जो कलाकार है उसने मुस्कुराकर कहा थैंक यू. इट्स अ रीसेंट परचेज फ्रॉम द, यहाँ पे आ जाएगा बुक स्टोर. अभी मैंने तुरंत ही कुछ समय पहले ये जो कॉर्नर पे बुक स्टोर है वहां से खरीदी है. ट्रू टू हिज नेचर अरुण प्रॉम्प्टली सेड टू रवि, फिर अपने स्वभाव के अनुसार अरुण जो है तुरंत बोला रवि से, इट्स कॉमन सेंस,
ये तो सामान्य समझ की बात है। इट्स नॉट फ्रॉम अ बेकरी बट बुक शॉप, ये बेकरी से थोड़ी आएगी, किताब तो बुक शॉप से ही आएगी। रवि स्माइल्ड एंड दे वॉक ऑन, फिर वो हंसे और वहां से चले गए। ओके, नाउ नेक्स्ट है, यहाँ पे दिया हुआ है Read the sentences from the text and their explanation given in the table below. यहाँ पर subordinate clause और main clause को समझाया गया है। मैंने अभी थोड़े समय पहले ही subordinate clause और main clause के ऊपर वीडियो भी बनाई हुई है, तो आई होप आप लोगों ने देखी है वो वीडियो। तो यहाँ पे sentences रीड करते हैं, कौन सा टेंस यूज हुआ है और एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इफ यू लाइक आई विल ट्राई माई बेस्ट टू रिजॉल्व दिस मैटर। तो देखो, अगर आप सिर्फ इतना पढ़ते हो ना, आई विल ट्राई टू रिजॉल्व, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू रिजॉल्व दिस मैटर, तो ये क्या है, ये मेन क्लोज है। ठीक है, मेन क्लॉज। ये जो है इफ यू लाइक व्हाट, अगर तुम चाहो, तो ये अधूरा है ना, तो इस पे डिपेंड है अपने मीनिंग के लिए, तो ये क्या है, सबऑर्डिनेट क्लॉज है। इसमें सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट मॉडल लगा है। तो इसमें क्या होता है, द कंडीशन इन द इफ लगा हुआ है ना यहाँ, इफ यू लाइक, अगर तुम चाहो, तो इफ क्लॉज मे और मे नॉट बी फुलफिल्ड। तो अगर तुम चाहो, बाद की जो चीज है वो हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। द प्रेजेंट टेंस रेफर्स ओनली टू पॉसिबल फ्यूचर एक्शन। तो प्रेजेंट टेंस जो यूज हो रहा है फर्स्ट पार्ट में, वो सिर्फ ये बता रहा है कि आगे आने वाला जो बात है, संभावना जो है, वो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, ये हो गया सिंपल प्रेजेंट। अब यहाँ सिंपल पास्ट है, इफ बाय चांस समथिंग वर पास्ट में आता है, टू गो रॉन्ग आर फार्मर्स वुड सफर। तो यहाँ पे सिंपल पास्ट और पास्ट मॉडल यूज हो रहे हैं। जैसे यहाँ विल है प्रेजेंट मॉडल, would है past model. So condition in the if clause expresses a hypothetical or imaginary situation. यहाँ पे जो situation है वो काल्पनिक है, कल्पना की जा रही है कि ऐसा हो सकता है। If I had known this would happen, I would have chosen another day. अगर मुझे पता होता कि ऐसा कुछ होगा, तो यहाँ past perfect है, had known है ना, वर्ब की थर्ड फॉर्म और had लगा हुआ है। तो यहाँ पे would have, तो यहाँ पे would have प्लस पास्ट पार्टिसिपल आ रहा है। मतलब यहाँ पे जो सिचुएशन है इस वाक्य में, इफ वाला जो भाग है वो पास्ट की जो स्थिति है उसको बता रहा है, पास्ट की सिचुएशन को, है ना, वुड हैव डन डिफरेंटली। अगर पास्ट की सिचुएशन अलग होती तो अलग तरीके से काम को किया जाता, रेक्टिफाई किया जाता। सो इन सेंटेंस 1, इफ यू लाइक इज द सबऑर्डिनेट क्लॉज, जो मैंने आपको समझा दिया, और आई विल ट्राई माई बेस्ट टू रिजॉल्व दिस मैटर, वो मेन क्लॉज है। ठीक है, तो अब आगे देख लेते हैं, इसी बेसिस पे यहाँ पे क्वेश्चन दिए हुए हैं। अब हमें मैच करना है सबऑर्डिनेट क्लॉज को, इफ क्लॉज को कॉलम 1 में दिया है, उसको मेन क्लॉज कॉलम 2 से। सो इफ आई हैड अ मैजिक वॉन्ड आई वुड गिव माई सेल्फ विंग्स, अगर मेरे पास जादुई छड़ी होती तो मैं खुद को पंख दे देता, तो इसी से मैच होगा। इफ इट रेन्स टुमारो, अगर कल बारिश होती, सो वी विल स्टे इनडोर्स, ये वाला आएगा, ई वाला, वी विल स्टे इंडोर्स एंड प्ले बोर्ड गेम, तो हम घर में अंदर रहेंगे और बोर्ड गेम खेलेंगे। इफ यू हैड लिसन्ड केयरफुली, देखो हैड लिसन्ड आया है ना, पास्ट परफेक्ट आया है। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अगर तुमने ध्यान से सुना होता तो तुम पहेली हल कर लेते। इफ यू फिनिश योर होमवर्क, अगर तुम अपना होमवर्क पूरा कर लेते हो, वी विल गो टू थिएटर, तो हम थिएटर जाएंगे। इफ आई वर इनविजिबल, अगर मैं नहीं दिखता, अदृश्य होता, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आई वुड स्नीक इन टू द सीक्रेट रूम, तो मैं गुप्त कमरे में चुपके से चला जाता। इफ द अलार्म हैड रंग, अगर अलार्म बजा होता, द बॉयज वुड हैव वोकन अप ऑन टाइम, तो लड़के समय पर उठ जाते। ठीक, देन नेक्स्ट देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स। इन्हें हमें कंप्लीट करना है सेंटेंस को अप्रोप्रिएटली विद ईदर द मेन क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज, इफ क्लॉज से करना है। ठीक है, योर टीचर विल बी अनहैप्पी इफ you do not complete your homework, मैं होमवर्क को यहाँ शॉर्ट में लिख रही हूँ। ठीक है, सो इफ यू डू नॉट कंप्लीट योर होमवर्क, अगर तुम अपना होमवर्क पूरा नहीं करोगे तो तुम्हारे शिक्षक तुमसे नाराज हो जाएंगे। देन दे वुड हैव कॉट द ट्रेन इफ दे हैड रीच्ड द स्टेशन ऑन टाइम, स्टेशन ऑन टाइम, अगर वे समय पर स्टेशन पहुंच गए होते तो वे ट्रेन पकड़ लेते। देन डैश, अब यहाँ पे इफ से हमें दिया हुआ है डैश, तो यू विल फील टायर्ड, यू विल फील टायर्ड इफ यू कंटिन्यू टू स्टे अप लेट एवरी नाइट, अगर तुम हर रात देर तक जगोगे तो तुम थका हुआ महसूस करोगे। इफ शी न्यू द आंसर, अगर उसे उत्तर पता होता, शी वुड टेल इट, तो वह उसे बता देती। ठीक, देन डैश, यहां पर क्या आएगा, मैं यहां लिख देती, थोड़ा बड़ा है, शी
would have passed the exam if she had studied harder. If I had a million rupees, अगर मेरे पास 10 लाख रुपए होते तो I would help the poor. तो मैं गरीबों की मदद करता. ठीक है. नाउ नेक्स्ट है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, वन एग्जाम्पल हैज बीन डन फॉर यू. यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, ऐसे ही हमें फिल करना है आगे का. ठीक है. सो इफ आई वर अ ट्री आई वुड प्ले विद द विंड एंड टॉक्स टू द वर्ड. अगर मैं एक पेड़ होता तो मैं हवा के साथ खेलता और पक्षियों से बात करता. तो यहाँ पे इफ आई वर द हेड टीचर ऑफ माई स्कूल, अगर मैं अपने स्कूल का प्रधानाचार्य प्रिंसिपल होता तो आगे कुछ भी बना के लिख सकते हैं. मैं यहाँ लिख रही हूँ तो मैं अनुशासन और पढ़ाई को रोचक बनाता. तो मैं अनुशासन को सुधारता और पढ़ाई को रोचक बनाता. सो आई would improve discipline and make learning enjoyable. Okay. Now if I were a bird, अगर मैं एक पक्षी होता तो आगे क्या लिख सकते हैं. मान लो तो मैं आसमान में ऊंचा उड़ता और नई जगहों को देखता. So I would fly high in the sky and, कलर यहाँ चेंज कर रही हूँ, and इस इधर है ना, and explore, और एक्सप्लोर करता है नई जगहों को. आप यहाँ तक भी लिख सकते हो ना, and explore new places. ओके. नाउ इफ आई वर अ मैजिशियन, मैं एक जादूगर होता तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं. आई वुड, इसका बता रही हूँ ना, आई वुड हेल्प पीपल एंड रिमूव देयर प्रॉब्लम्स. मैं लोगों की मदद करता और उनकी समस्याओं को दूर करता. इफ आई स्टडीड हार्डर, अगर मैंने ज्यादा मेहनत से पढ़ाई की होती, आई वुड हैव स्कोर्ड बेटर मार्क्स. तो मैं अच्छे मार्क्स स्कोर, तो मुझे अच्छे अंक मिले होते. ठीक है. अब हमारा नेक्स्ट पार्ट है लेट अस लिसन. सो यू विल लिसन टू अ विमेन नैरेटिंग अ स्टोरी. एक औरत है जो कहानी सुना रही है. आपको फिल इन द ब्लैंक्स पूरा करते चलना है कहानी सुनते हुए. ओके. तो चलिए पहले रीड कर लेते हैं स्टोरी को. ट्रांसक्रिप्ट दिया हुआ है, इसे रीड कर लेते हैं. हेलो एवरीबॉडी, टुडे आई विल बी नैरेटिंग अ स्टोरी अबाउट अ क्विक विटेड कोर्टियर इन द किंगडम ऑफ विजयनगर. तो यहाँ पर एक प्रसिद्ध, यहाँ पे जो व्यक्ति है वो कह रहा है नमस्ते सभी को, आज मैं विजयनगर राज्य के एक चतुर दरबारी की कहानी सुनाने जा रहा हूँ. अ रिनोड स्कॉलर प्राउड ऑफ हिज एबिलिटीज वंस विजिटेड द किंगडम ऑफ विजयनगर. एक बार एक प्रसिद्ध विद्वान, रिनोड मतलब प्रसिद्ध, विद्वान जो है वो अपनी क्षमताओं पर उसे बहुत प्राउड होता है, गर्व होता है. वे राजा के दरबार में जाता है, विजयनगर है ना. यू सी ही वांटेड टू चैलेंज द स्कॉलर्स इन द कोर्ट ऑफ किंग कृष्णदेव राय. वहां पर वे राजा कृष्णदेव राय के दरबार के विद्वानों को चुनौती देना चाहता है, चैलेंज करना चाहता है. द कोर्ट स्कॉलर्स डिड नॉट वांट टू एक्सेप्ट द चैलेंज एज दे वर वरीड ऑफ बीइंग डिफीटेड बाय द विजिटर्स. जो दरबार के विद्वान थे वे इस चुनौती को, चैलेंज को स्वीकार नहीं करना चाहते थे, क्योंकि वो डर रहे थे कि कहीं अगर वो मेहमान जो आया उससे हार गए तो. बिसाइड दिस दे वर ऑल्सो अफ्रेड दैट द किंग वुड बी एंग्री इफ दे रिफ्यूज टू फेस द स्कॉलर्स. और बदले में वो लोग ये भी डर रहे थे कि अगर उन्होंने मना किया कि हम इस चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो हो सकता है राजा गुस्सा हो जाए. राइट. देन they knew that only the quick-witted Tenali Ram would be able to manage the situation. तो सबको पता था कि तेनाली राम जो है वो बहुत चतुर हैं और वो ही सामना कर सकते हैं. ठीक है. Now, so naturally they asked him for a solution. तो उन्होंने तेनाली राम से एक सोल्यूशन मांगा. आगे है as expected Rama told them that he would accept the challenge. तो जैसा कि सब सोच ही रहे थे, जैसा अपेक्षित था, तेनाली राम ने कहा कि ठीक है कि वह चुनौती को स्वीकार कर लेंगे. The next day Rama arrived at the palace. अगले दिन क्या हुआ, तेनाली राम दरबार में आए. रामा एंड द चैलेंजर सैट फेसिंग ईच अदर. फिर जो विजिटर था और तेनाली राम दोनों एक दूसरे के सामने बैठे. नाउ देयर वाज अ बंडल रैप्ड इन सिल्क कैप्ड
नियर द रामा। तेनालीराम के पास रेशम में लिपटकर एक गट्ठर रखा गया, एक गठरी रख दी गई। ही प्लेस्ड हिज हैंड ऑन द बंडल एंड सेड टू द विजिटर, लेट अस स्टार्ट बाय डिस्कसिंग द मैरिट्स। फिर उन्होंने उस गट्ठर पर हाथ रखा और मेहमान से कहा कि आइए हम क्या करते हैं, तिल काष्ठा महिषा बंधन, इसके मैरिट्स को, इसकी अच्छाई को डिस्कस करते हैं, इसके गुणों को। द विजिटर वॉज टेकन अबैक, तो मेहमान जो था वो हैरान रह गया कि ये क्या बात हुई। ही हैड रीड थाउजेंड ऑफ वर्क्स, उसने हजारों ग्रंथ पढ़े हैं, बट ही हैड नेवर हर्ड ऑफ दिस वर्क, लेकिन इस वर्क के बारे में तो उसने कभी पढ़ा ही नहीं। ही हैड नो आइडिया व्हाट टू से, तो उसको समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। द स्कॉलर्स हैड टू एक्सेप्ट हिज डिफीट, फिर विद्वान को हार माननी पड़ी। अशेम्ड ही क्वाइटली लेफ्ट द पैलेस, और फिर शर्म के मारे वो वहां से चुपचाप चला गया। नाउ द किंग वॉज क्यूरियस टू नो अबाउट द ग्रेट वर्क रामा हैड मेंशन। फिर राजा को बहुत क्यूरियोसिटी हो रही थी कि तेनालीराम ने आखिर ये जो वर्क का नाम मेंशन किया है, तिल काष्ठ महिषा बंधन, इसके बारे में राजा ने जानना चाहा। रामा स्माइल्ड एंड रिमूव्ड द सिल्क क्लॉथ, रामा हंसे और फिर उन्होंने वो जो सिल्क का कपड़ा था वो हटाया। देयर वाज अ ह्यूज बंडल ऑफ स्टिक्स टाइड विद अ थिक रोप, वहां पर एक बहुत सारी लकड़ियों का बंडल रखा हुआ था जो कि बांधा हुआ था रस्सी से। द किंग वॉज पजल्ड एंड आस्क्ड फॉर एन एक्सप्लेनेशन, तो राजा जो है बहुत ज्यादा पजल हो गए। पजल होना मतलब कि वो उलझन में पड़ गए कि अरे ये क्या था, और फिर उन्होंने कहा कि एक्सप्लेन करो, तुमने क्या किया ये। तो रामा टोल्ड हिम, ओ किंग, तिल इज सेसमे। रामा ने कहा कि अरे राजा या अरे महाराज, तिल मतलब होता है सेसमे, और काष्ठ मतलब होता है स्टिक, लकड़ी, और तिल काष्ठ मतलब होता है, इट मीन्स स्टिक ऑफ सेसमे प्लांट, यानी तिल के पेड़ की लकड़ी, तिल के पौधे की लकड़ी। देन डिस्प्लेइंग द रोप, रामा सेड, दिस इज द रोप यूज्ड टू टाई अ बफेलो, महिषा, और ये जो रस्सी है जिससे मैंने लकड़ियों को बांधा है, ये रस्सी महिषा यानी भैंस को बांधने के काम आती है, मीन्स बफेलो। बंधन मीन्स रोप यूज्ड फॉर टाइम, और बंधन मतलब कि वो रस्सी जिसे बांधने में काम में ली जाती है। सो दिस इज अ तिल काष्ठा महिषा बंधना, तो इसका नाम हो गया तिल काष्ठ महिषा बंधना। सो इसके बाद सबको हंसी आ जाती होगी, नेचुरल है, हमें भी आ रही है। द किंग बर्स्ट आउट लाफिंग, किंग जोर जोर से हंसने लगे। द पुअर विजिटर हैड बिकम स्कैर्ड हियरिंग सच अ डिफिकल्ट नेम, वो जो विजिटर आया था वो सिर्फ नाम सुन के, इतना टफ नाम सुन के परेशान हो गया। इन दिस वे रामा हैड taught the arrogant scholar a lesson, इस तरीके से रामा ने जो वो एरोगेंट स्कॉलर था, इतना घमंडी था, उसके घमंड को चूर चूर कर दिया। अब ये हमने देख लिया, अब इस बेसिस पे जो क्वेश्चन थे वो पढ़ लेते हैं। पहला है, द रोप टाइंग द बंडल ऑफ स्टिक वॉज लूज, थिक या शॉर्ट, तो थिक थी, मोटी थी। द स्कॉलर इज फाइनली रेफर टू एज इरिटेबल, मिस्चीवियस या एरोगेंट, एरोगेंट कहा गया है उसको, है ना, ये वाला आंसर है और ये वाला आंसर है। नाउ यू विल वंस अगेन, हमने कहानी जो सुनी उसके हिसाब से इवेंट्स की नंबरिंग देनी है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या हुआ होगा, विजिटर वांटेड टू शो हिज सुपीरियोरिटी ओवर अदर्स इन पैलेस, तो पहले तो ये हुआ। फिर उसके बाद कोर्ट के जो स्कॉलर्स थे वो एफ्रेड थे किंग के गुस्से से, कि वो डर रहे थे। फिर ये दूसरा हो गया। फिर रामा ने चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया जो विजिटर ने दिया था। उसके बाद रामा बंडल लेकर आया सिल्क में लकड़ी को बांध कर, है ना, फोर्थ ये हो गया। उसके बाद जो स्कॉलर था, जो मेहमान था, वो अशेम, शर्मिंदगी महसूस करके, उसे पता ही नहीं था क्या कहना है, तो वहां से चला गया। उसके बाद राजा जो है वो जानना चाहता था जो भी वर्क रामा ने मेंशन किया, सिक्स्थ ये हो गया। तो रामा ने लकड़ी का बंडल वो जो था वो दिखाया, सेवेंथ ये हो गया। उसके बाद लास्ट क्या हो जाएगा, किंग लाफ्ड एट द एक्सप्लेनेशन गिवन बाय राम, ठीक है, ये एट्थ हो गया। नाउ नेक्स्ट है, लेट अस स्पीक। यहाँ देखो क्या दिया है, वाइल आस्किंग क्वेश्चन इट इज इंपॉर्टेंट टू यूज अप्रोप्रिएट टोन टू कन्वे द करेक्ट मीनिंग। जब आप क्वेश्चन पूछते हो, दो तरीके के क्वेश्चन होते हैं। एक तो ऐसा क्वेश्चन होता है जिसका आंसर कोई सामने वाला यस या नो में करेगा, तो ऐसा जब भी क्वेश्चन होता है तो लास्ट में जो आपका टोन है ना ऊपर की तरफ जाता है, मतलब ऊंची आवाज होती है। लेकिन जब WH क्वेश्चन होते हैं, व्हेन, व्हाट, WH वर्ड मतलब WH से क्वेश्चन वर्ड स्टार्ट हो रहा है, व्हाट, व्हाई, हु, है ना, ऐसे। तो इसमें लास्ट में जो टोन है वो धीरे हो जाती है। जैसे आर यू कमिंग होम, क्या तुम घर आ रहे हो, तो यहाँ पे देखो हम ऊंचा बोल रहे हैं लास्ट में, आर यू कमिंग होम। यहाँ पूछा जा रहा है व्हेन विल यू कम होम, तो यहाँ पर व्हेन विल यू कम होम शुरू में ऊंचा है, लास्ट में नीचे आ रहा है, ठीक। तो ये जो राइज और फॉल होता है टोन का, इसे ही कहते हैं इंटोनेशन। तो इसको आपको रीड करना है। सो इसका आंसर यस या नो में होगा। इज दिस योर कैट, क्या ये तुम्हारी बिल्ली है। What is your name? What is the name of your cat? है ना, लास्ट में हम नीचे जा रहे हैं। Then will you be going to your village? यहाँ पे yes या no में आएगा। Why are you going to your village? तो यहाँ पे low होगा, ये high वाला है, ठीक है। Then is this where you live?
क्या ये जगह है जहां तुम रहते हो? तो इसमें भी लास्ट में टोन हाई हो रहा है, ठीक। देन वेयर डू यू लिव, तो यहाँ WH है तो लो हो रहा है। कैन आई मीट योर पेरेंट्स, ये वाला। हाउ आर योर पेरेंट्स, देन नाउ डू यू हैव एनी प्लान्स फॉर टुमारो, देन व्हाट आर यू गोइंग टू डू टुमारो। तो इस तरीके से क्वेश्चन का जो टोन है वो ऊपर नीचे आता है। तो इसमें WH वर्ड्स होते हैं, व्हाट, व्हाई, व्हेन, हाउ, वेयर, हु। ये सारे वर्ड्स क्या है, क्वेश्चन पूछने के लिए यूज होते हैं, इनको हम कहते हैं क्वेश्चन वर्ड्स। जैसे वाइल मेकिंग क्वेश्चन रिमेंबर द करेक्ट वर्ड ऑर्डर, जैसे हु इज द क्लेवरेस्ट कैरेक्टर इन द स्टोरी, नहीं। तो जैसे ये WH जो वर्ड्स होते हैं इनके बाद इज यहाँ पर लगता है, ऐसे नहीं लिखते, इस बाद में नहीं लगेगा, ठीक है। तो हमें पेयर में वर्क करना है और टर्न टू आस्क आंसर क्वेश्चंस अबाउट अ ट्रिप दैट यू आर प्लानिंग, रिमेंबर टू यूज करेक्ट इन्फॉर्मेशन व्हाइल आस्किंग द क्वेश्चन। जैसे आपको डेस्टिनेशन पूछना है, वेयर, किस लिए जा रहे हैं, व्हाई, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, कैसे जा रहे हैं, कितने समय के लिए जा रहे हैं, ट्रैवल कैंपेनियंस कौन कौन जा रहा है, एक्टिविटीज क्या क्या वहां पर करेंगे, इस तरीके से क्वेश्चन वर्ड्स के थ्रू आपको कन्वर्सेशन करना है। तो पहले इसका आंसर देख लेते हैं, फिर यहाँ पर वॉक इन पेयर एंड टर्न टेक टर्न टू आस्क आंसर द क्वेश्चन अबाउट विटी कैरेक्टर्स इन फोक टेल्स और स्टोरीज यू हैव रीड। किसी भी स्टोरी में आपने ऐसा कोई बुद्धिमान कैरेक्टर तेनालीराम जैसा पढ़ा है तो उसके बारे में पढ़ो कि उसका नाम क्या है, क्या रीजन है, उसका जो विट है उतना इंपॉर्टेंट क्यों है स्टोरी में, फेमस ट्रिक क्या उसने यूज किया, या क्या टाइम पीरियड है। तो ये सब को लेकर आपको क्वेश्चन वर्ड्स के थ्रू पूछना है या रेडी करना है, ठीक है। स्पीकिंग मतलब एक कन्वर्सेशन आप कर सकते हो। तो देखते हैं इसको कैसे करेंगे। तो सबसे पहले ये वाला तो आप ऐसे पूछ सकते हो, ट्रिप वाला जो था, वेयर आर यू प्लानिंग टू गो, व्हाई आर यू गोइंग ऑन दिस ट्रिप, हाउ विल यू ट्रैवल देयर, व्हेन विल यू गो ऑन दिस ट्रिप, हु विल गो विद यू, व्हाट एक्टिविटीज विल यू डू देयर। ओके अब जो विटी कैरेक्टर वाला आपको बोलना था तो उसमें आप पूछ सकते हो, हु इज द विटी कैरेक्टर इन द स्टोरी, व्हाई इज his or her wit important in the story, then what is the most famous trick or clever idea he she used, then when does the story take place, then how did he or she use intelligence to solve the problem, where does the story take place, कहाँ पर हुई थी ये स्टोरी। तो जैसे तेनालीराम वाले से अगर मैं एक एग्जाम्पल आपको लेकर दिखाऊं तो इस तरीके से बोलोगे आप, the witty character in that story is Tenali Ram. His wit is important because he helps in solve problem cleverly and bring peace between king and queen. His most famous trick was using the idea of paddy seed and yawning to make the king realize his mistake. The story takes place during the time of King Krishnadev Rai in Vijayanagar Empire. कब हुई स्टोरी है ना? He used his intelligence by creating a clever situation in the court to make the king understand yawning is natural and not disrespectful. The story take place in the royal court of the Vijayanagar Empire. Now next देखते हैं, ये हमने लेट अस स्पीक वाला कर लिया। नाउ लेट अस राइट में अ नैरेटिव ऐसे। ये नैरेटिव ऐसे जो है इट इज रिटन ऑन अ पर्सनल एक्सपीरियंस और एन इमेजिन एक्सपीरियंस। किसी पर्सनल एक्सपीरियंस या इमेजिन एक्सपीरियंस के ऊपर आप एक निबंध जैसा ऐसे निबंध लिखते हो तो उसे कहा जाता है नैरेटिव ऐसे। जैसे यहाँ पर एक नैरेटिव ऐसे दिया है, अ लेसन इन रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब एक जिम्मेदारी का पाठ यहाँ पर बताया गया है। तो चलिए पढ़ लेते हैं इसको। One bright Monday morning, I woke up to the sounds of birds chirping loudly. एक सुबह सोमवार की सुबह थी, मैं पक्षियों की तेज चहचहाट की आवाज से जगी। For once I wasn't late for school. और इस बार मैं स्कूल के लिए देर नहीं थी। My uniform was neatly laid out and my homework was already packed in my bag. मेरी यूनिफॉर्म साफ सुथरी रखी हुई थी और मेरा जो होमवर्क है वो कंप्लीट करके मैंने पहले ही बैग में रखा हुआ था। I felt proud of myself for being so organized. मुझे बहुत प्राउड हो रहा था अपने ऊपर, गर्व महसूस हो रहा था कि मैंने इतने अच्छे तरीके से सारी चीजें ऑर्गेनाइज करके रखी हैं। But little did I knew that the day would still teach me an important lesson. फिर भी मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि आज का दिन मुझे एक इम्पॉर्टेंट लेसन सिखाएगा। ड्यूरिंग द मॉर्निंग असेंबली आवर टीचर्स मिसेस राव अनाउंस्ड अ सरप्राइज साइंस क्विज। आज सुबह की जब प्रार्थना हो रही थी उस वक्त हमारे जो मैम है, टीचर है, उन्होंने कहा कि एक सरप्राइज साइंस का क्विज होने वाला है, टेस्ट होने वाला है। माई हार्ट स्किप्ड अ बिट, फिर वहां दिल धड़कने लगा। आई हैड स्टडीड द चैप्टर अ वीक अगो, मैंने एक हफ्ते पहले वो चैप्टर पढ़ा था, बट आई हैड फॉरगॉटन टू रिवाइज इट ओवर द वीकेंड, मैं उसको रिवाइज तो मैंने किया ही नहीं। एंड आई सेट एट माई डेस्क विद द क्वेश्चन पेपर इन फ्रंट ऑफ मी, फिर मैं क्वेश्चन पेपर लेके अपने डेस्क पे बैठ गई। आई फ्रोज, मैं बिल्कुल फ्रोज मतलब होता है कि मैं घबरा गई, एकदम शरीर एकदम थम गया वो पढ़कर पेपर। क्वेश्चंस लुक्ड फैमिलियर येट आई कुडंट रिकॉल द आंसर्स क्लियरली, क्वेश्चंस तो ऐसे लग रहे थे कि मैंने इन्हें पढ़ा
हुआ है लेकिन मेरे को आंसर अच्छे से नहीं याद आ रहे थे. आई ट्राइड माई बेस्ट टू फोकस बट इट वॉजेंट इनफ. मैंने बहुत कोशिश की बट मुझे याद नहीं आया. लेटर व्हेन द रिजल्ट वर अनाउंस्ड आई स्कोर्ड मच लोअर देन आई एक्सपेक्टेड. जब रिजल्ट आया तो मेरे को जितनी उम्मीद थी उससे भी कम मार्क्स मिले. डिसअपॉइंटेड आई स्पोक टू मिसेस राव आफ्टर द क्लास. बहुत उदास होकर मैंने मैम से बात की. शी स्माइल्ड एंड सेड. उन्होंने स्माइल किया और कहा, इट्स नॉट अबाउट हाउ मच यू नो बट हाउ कंसिस्टेंटली यू प्रिपेयर. इसका मतलब है कि उन्होंने ये कहा कि ये जरूरी नहीं है कि तुम कितना ज्यादा पढ़ते हो. जैसे 10 चैप्टर पढ़ रहे हो, डजेंट मैटर. अगर आप 2 चैप्टर ही पढ़ रहे हो, उनको अच्छे से पढ़ रहे हो, मतलब जितना आता है अच्छे से आता है. सो स्मॉल एफर्ट्स एड अप एवरी डे. हर दिन छोटे छोटे कदम लेने चाहिए. ये नहीं कि आज मेरा मूड है तो आज मैंने 5 चैप्टर पढ़ लिए और फिर 15-20 दिन कुछ नहीं पढ़ा तो वो 5 चैप्टर भी भूल जाओगे. तो थोड़ा थोड़ा पढ़ो लेकिन रोज पढ़ो. हर वर्ड स्टेड विद मी. फ्रॉम दैट डे ऑन आई मेड इट अ हैबिट टू रिवाइज माई लेसन्स रेगुलरली. तब से मैं अपने लेसन्स को लगातार डेली बेसिस पे रिवाइज करती हूँ. इवन इफ देयर वाजंट एन इमीडिएट टेस्ट हो या नहीं हो. रिस्पॉन्सिबिलिटी इजंट जस्ट अबाउट बीइंग ऑन टाइम और फिनिशिंग टास्क. इट्स अबाउट बीइंग रेडी फॉर व्हाट्स अनएक्सपेक्टेड. मतलब कि आपने कोई काम खत्म कर लिया है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती. रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब होता है कि किसी अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन को आप हैंडल करने के लिए कितने अच्छे से रेडी हो. ओके, तो ये जो हमने पैसेज पढ़ा तो इसमें क्या है, आपको टिक मार्क करना है. क्या इस पैसेज में शुरुआत में इंट्रोडक्शन था, ऐसे बीइंग विद क्लियर एंड एंगेजिंग ओपनिंग. हाँ, वो अपने बारे में बताती है. इंट्रोडक्शन दिया गया है, नैरेटिव दिया गया है, सेंट्रल आइडिया और पर्पस दिया गया है. बॉडी में नैरेट किया गया है लॉजिकल सीक्वेंस को, डिटेल्स यूज किए गए हैं. सेटिंग्स आर क्लियरली डिस्क्राइब. नैरेटर के इमोशन थॉट्स को शेयर किया गया है. ऐसे में चैलेंजेस और प्रॉब्लम को टर्निंग पॉइंट बताया गया है कि क्या एक इवेंट हुआ जहां से कहानी बदल गई. फिर कंक्लूजन दिया हुआ है कि क्या ऐसे के एंड में क्या आउटकम हुआ, क्या पार्ट सीखने को मिला, है ना. राइटिंग स्टाइल जो है पर्सनल और एंगेजिंग है. फर्स्ट पर्सन यूज हुआ है, जैसे आई वर्ड यूज हुआ है, माई यूज हुआ है. लैंग्वेज जो है सिंपल और क्लियर है. ग्रामर, पंक्चुएशन और स्पेलिंग्स को अच्छे से सही से मैनेज किया गया है. सो नैरेटिव ऐसे जो होते हैं उसमें फोकस होता है शेयरिंग अ पर्सनल एक्सपीरियंस टू कन्वे अ स्पेसिफिक लेसन, अ रिफ्लेक्शन और एन आइडिया. इट हैज एन इंट्रोडक्शन, अ बॉडी एंड अ कंक्लूजन. ठीक है, ये सारा पार्ट होता है नैरेटिव ऐसे का. अब हमें ये 2 टॉपिक दिए गए हैं. द डे आई लर्न्ड द वैल्यू ऑफ टीम वर्क, अ स्मॉल एक्ट ऑफ काइंडनेस दैट मेड अ डिफरेंस. इन दोनों के ऊपर ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा एग्जाम में. इन दोनों में से या जो एक अभी हमने पढ़ा उन तीनों में से एक ना एक जरूर आएगा. ठीक है, तो इसके ऊपर मैंने लिख के यहाँ दे दिया है, आप इसको देख लीजिएगा. कुछ भी इसमें ऐसा नहीं है कि मैं पढ़कर सुनाऊं, आप यहाँ से लिख लीजिएगा पॉज करके. अ स्मॉल एक्ट ऑफ काइंडनेस दैट मेड अ डिफरेंसेस. सो वन डे व्हाइल रिटर्निंग होम फ्रॉम स्कूल आई सॉ एन ओल्ड मैन सिटिंग बाय द रोड साइड. ही लुक्ड टायर्ड एंड वीक. ही was trying to stand up but was unable to do so. People were passing by but no one stopped to help him. Then I felt concerned and went near him. I asked him if he needed help. He said that he was feeling dizzy. उसे चक्कर आ रहे हैं और थोड़ा पानी चाहिए. फिर वो पास के दुकान पे गया, एक पानी की बोतल लेकर आया और उसको दिया. आफ्टर ड्रिंकिंग वाटर ही फेल्ट अ लिटिल बेटर. फिर उसको अच्छा फील हो रहा था. आई देन हेल्प्ड हिम स्टैंड अप एंड कॉल्ड अ रिक्शा फॉर हिम. ही थैंक्ड मी विद अ स्माइल एंड ब्लेस्ड मी. His kind words made me feel very happy and satisfied. That day I realized that even a small act of kindness can make a big difference in someone's life. It does not take much effort to help others, but it can bring great happiness to both the giver and the receiver. ऐसे ही दूसरे वाले टॉपिक पे भी मैंने लिख दिया है, ये आप लोग खुद से पॉज करके पढ़ लीजिएगा. कोई डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा. ओके, यहाँ पर है. नाउ नेक्स्ट वाला पार्ट देखते हैं. नेक्स्ट में हमें क्या करने को कहा है, लेट अस एक्सप्लोर. सो यहाँ लिमरिक्स दिया हुआ है. लिमरिक्स क्या होती है, एक 5 लाइन की पोएम होती है. 1 2 3 4 5. इसमें दैट हैव अ ट्विस्ट इन द लास्ट लाइन. लास्ट लाइन में एक ट्विस्ट होता है. यहाँ एक लिमरिक दिया और एक हमें खुद से बनाना है. राजू फ्लू हिज काइट इन द स्काई सो वाइड इट सोर्ड विद ग्रेस फुल ऑफ प्राइड. मतलब राजू ने अपनी पतंग को बड़े से आकाश में उड़ाया. वह बड़े सुंदर ढंग से गर्व के साथ ऊंची उड़ रही थी. बट अ क्रो केम अलोंग. लेकिन वहां पर एक कौवा आ गया. सिंगिंग इट्स सॉन्ग. अपना गाना गाते हुए. एंड नाउ इट्स द क्रो ऑन द जॉय राइड. और अब वह कौवा मजे से पतंग पर सवारी कर रहा है. तो छोटी सी अच्छी सी पोएम होती है. लिमरिक बोलते हैं, 5 लाइन्स की होती है. ऐसी आपको एक खुद बनानी है, वो मैं अब दिखा दूंगी अभी. देन गो टू लाइब्रेरी, रीड अ स्टोरी ऑफ योर चॉइस. आपको अपनी चॉइस की कोई सी एक स्टोरी पढ़नी
पढ़नी है लाइब्रेरी से लेकर, और उसकी थीम क्या है और इंटरेस्टिंग पार्ट क्या है स्टोरी का, वो आपको बताना है, ये आप खुद से करेंगे। देन यू मस्ट हैव रीड स्टोरीज ऑफ विट, ह्यूमर, विजडम इन योर ओन लैंग्वेज और इंग्लिश। आपको स्टोरीज की, ऐसी जो विट से रिलेटेड, ह्यूमर से रिलेटेड स्टोरीज होती हैं, उसकी एक लिस्ट बनानी है, चार्ट पेपर पे लिखना है, और बच्चों को कम से कम एक और स्टोरी तो रीड करनी ही है। तो इनके आंसर लिमरिक वाला देख लेते हैं पहले, जो मैंने यहाँ पर बनाया है। There was a boy who loved to read. He carried a book whenever he need. One day he tripped and his book just slipped. Now he reads while sitting with speed. तो एक लड़का था जिसे पढ़ना बहुत पसंद था। वह जहां भी जाता वहां अपनी किताब साथ में ले जाता। एक दिन वह ठोकर खाकर गिर गया और उसकी बुक स्लिप हो गई। अब वह बैठकर तेजी से पढ़ाई कर रहा है। मतलब मजाक के तौर पे लिखी जाती है, ठीक है। देन आप जो भी स्टोरी पढ़ेंगे, जैसे तेनालीराम वाला है, तो उसका थीम कैसे लिखेंगे? थीम ऑफ द स्टोरी इज इंटेलिजेंस एंड विट। मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट क्या है कि तेनालीराम ने कैसे सॉल्व किया प्रॉब्लम को क्लेवरली। मैंने इस स्टोरी से लेकर बताया, आपको कोई और स्टोरी का लिखना है। क्लेवरली एंड टीचेस पीपल इंपॉर्टेंट लेसन थ्रू हिज स्मार्ट थिंकिंग। अब इस तरीके की स्टोरी का आप लिस्ट बनाओगे, तेनालीराम स्टोरीज, अकबर बीरबल स्टोरी, पंचतंत्र स्टोरीज, हितोपदेश स्टोरीज या जातक टेल्स, इनमें से कोई सा भी एक आप पढ़ सकते हो। ओके, सो विद दिस स्टूडेंट्स वी आर डन विद द फर्स्ट चैप्टर ऑफ योर टेक्स्ट बुक। विट एंड ह्यूमर यूनिट जो है हमारे यूनिट 1, इसका फर्स्ट चैप्टर हमने देख लिया है। नेक्स्ट ये वाली पोयम हम देखेंगे। सो आई होप ऑल ऑफ यू आर लविंग दीज वीडियोस। इन चैप्टर्स के आपको नोट्स वगैरह चाहिए तो प्लीज मुझे व्हाट्सएप पे डीएम करिएगा। व्हाट्सएप का जो नंबर है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। कोई डाउट्स है तो वो भी आप पूछ सकते हैं। सो विल मीट वेरी सून विद द नेक्स्ट चैप्टर। टिल देन प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। थैंक यू सो मच।